हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप यू वेरी वेल एट होम एंड स्टडिंग प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? होप यू ऑल हैव योर कॉपीज एंड योर पेन्स विथ यू. होप यू हैव टेकन इट. ओके, तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे अबाउट टिश्यू और लास्ट टाइम वी हैड ऑलरेडी डन अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू. एनिमल टिश्यू हमने स्टार्ट कर दिया था ना. और अब हम क्या पढ़ रहे थे? अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ tissues which are there included in a group which is called epithelial tissue. epithelial मैंने explain किया था, basically 4 टाइप के थे. क्या था? squamous, cuboidal, columnar और ciliated. और इसी में अगर वो ग्लैंड में प्रेजेंट हो जाता है तो इन्हीं को हम ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू बोल देते हैं. जर्मिनल एपिथेलियम अगर वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में या इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स तो हम जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं. लेकिन शेप्स बेसिकली ये 4 होते हैं. तो ये हमने पढ़ लिया था. होप यू आर क्लियर विथ इट. नाउ टुडे वी वुड बी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट कनेक्टिव टिश्यू. और कनेक्टिव टिश्यू में हमने 3 पोर्शंस किए थे. एक था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, देन वाज वैस्कुलर टिश्यू, देन वाज अबाउट द स्केलेटल टिश्यू. सो टुडे लेट अस टॉक अबाउट वन वैस्कुलर टिश्यू and second, if we get time, I would talk about skeletal tissue. vascular tissue में 2 थे, blood and lymph, and in skeletal tissue there were bone and cartilage. ठीक है. so first let us talk about this. next lecture में हम connective tissue proper के बारे में बात करेंगे. today we are talking about blood, lymph, bone and cartilage. so first let us talk about blood. blood आप जानते हो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. and blood, that red colored liquid which transports gases, which transports excretory waste, which transports hormones, which maintains the temperature of the body, which is a vehicle for everything which is moving around in the body. तो blood है. let us talk about blood. it is called a connective tissue. why? because it connects different parts of the body. तो connective tissue है. लेकिन it is not only a connective tissue, it has various roles in the body. ठीक है. तो अब let us see what are the composition of blood. blood अपन जानते हैं एक लिक्विड दिखता है. बट अगर देखें उस लिक्विड को माइन्यूटली ऑब्जर्व करें अंडर द माइक्रोस्कोप, then you would be finding very minute cells in that liquid, and those cells are termed as corpuscles, blood corpuscles या फिर blood cells. ठीक है. तो बेसिक कंपोनेंट्स प्लाज्मा है जो कि लिक्विड पोर्शन है, और कॉर्पसल्स है विच इज द सॉलिड पोर्शन. तो एक लिक्विड के अंदर जैसे इफ वी मेक लेमनेड देन देयर इज शुगर, देयर इज वाटर, देयर आर सर्टेन फ्लेक्स ऑफ लेमन. ये जो सारी चीजें मिक्स करके एक लिक्विड बनाते हैं दैट इज लेमनेड. एंड ये दोनों जो मिलाते हैं दैट इज ब्लड. डोंट कंपेयर लेमनेड विथ ब्लड, जस्ट एन एग्जाम्पल. क्योंकि आपको दिखता तो पूरा लिक्विड है, लेकिन उस लिक्विड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं विच आर डिजॉल्व. जैसे शुगर अपने दिखती नहीं है लेकिन डिजॉल्व है अंदर. दैट वे ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स. बेसिकली लिक्विड पोर्शन जिसके अंदर सेल्स है. लिक्विड इज फॉर्मिंग अराउंड 55% ऑफ द ब्लड and solid is forming around 45%. और प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है? जो लिक्विड है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? let us see this 55% I would write here so that it doesn't confuse you. okay, प्लाज्मा के अंदर 90% क्या होता है? वाटर होता है. 90% तो वाटर. so see, drinking water कितना important है for our body working. it forms a basic part of a tissue called blood. अब ये मत करना कि ब्लड का 90% वाटर है. नो,
ब्लड में एक लिक्विड पोर्शन है, उसका 90% वाटर है, ठीक है। 45% तो ब्लड सेल्स है, वो डिफरेंट पोर्शन है सॉलिड, ठीक है। 90% वाटर है, 7% इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। व्हाट होते हैं? ब्लड प्रोटीन्स। और उनका नाम अगर मैं कहूं आपको एग्जाम्पल, तो एक है फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये प्रोटीन्स के नाम है which are present in the blood plasma. Then 0. Or let me say 1 से 3% there are organic substances. Organic substances bio में जब हम word use करते हैं ना, तो it becomes like all those things which are obtained from living matter, उनको हम organic substances के कैटेगरी में डाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट, जो भी हमको लिविंग चीजों से मिला है, दैट इज ऑर्गेनिक. नाउ यू से ऑक्सीजन गैस ऑल्सो कमिंग आउट फ्रॉम प्लांट्स, लेकिन नो, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ नॉन लिविंग सिस्टम, द एटमोस्फियर, तो दैट वुड बी इनऑर्गेनिक. ठीक है. सो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज, प्रोटीन एक्सेट्रा, अमीनो एसिड, सॉरी, हॉर्मोन्स, ये सब हो सकते हैं. एंड देन देयर इज 0.9% और अराउंड 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, ये सब होता है ना, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है. तो ये जो लिक्विड है अलोन, उसके अंदर ये सब डिसॉल्व, ये सब प्रेजेंट है. ठीक है, दैट इज द प्लाज्मा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट, होप यू हैव रिटन दिस. If I write about cells here, it would confuse you, so I'm just writing, I'm rubbing this off and writing this. ठीक है. तो this is about plasma. Now let us talk about blood cells. आपकी NCERT में blood cells के बारे में ही ज्यादा दिया हुआ है. So I'm talking about blood cells. One is the red blood cell or the RBC, और इसी का दूसरा नाम है erythrocyte. Second is the WBC, or also termed as the leukocyte. Third is platelets, also termed as thrombocytes. ठीक है. So these are the three blood cells or the blood corpuscles: एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. ये ध्यान रखना, एरिथ्रोसाइट्स, और बहुत सारे ओलंपियाड्स में ये टर्म्स यूज होते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, सो दीज आर द ब्लड सेल्स ओनली. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेजर फंक्शंस ऑफ दिस. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आरबीसी. आरबीसी का मैंने आपको बताया हुआ है, बाइकॉन्केव शेप होता है, डिस्कॉइडल शेप होता है, एंड इसका मेन it doesn't have a nucleus. ये ध्यान रखना, RBC doesn't have a nucleus. Why it doesn't have a nucleus? जब RBC बन रहा होता है तो there is the presence of a nucleus, immature, but धीरे धीरे वो nucleus disintegrate हो जाता है, गायब हो जाता है. Why? Because RBC का एक major role है to accommodate hemoglobin. What is hemoglobin? It is a protein. Heme is iron part and globin is the protein part. Hemoglobin is accommodated in the RBC, it is filled in the RBC. That protein has a major work, that hemoglobin, to carry oxygen throughout the body. तो जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन को जगह मिलेगी आरबीसी में, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रॉपरली सर्कुलेट होगा. तो इसीलिए न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है. इसका काम तो ऑक्सीजन सप्लाई करना है. सो we have a red colored pigment which is hemoglobin. Pigment बोलते हैं because it gives red color, iron है ना इसमें, and it is made up of two things, iron and protein. तो globin is a protein. जो iron part है उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है, जो globin है उसके साथ CO2. 90% of the oxygen is carried in the blood combined with hemoglobin. एक hemoglobin के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ज्वाइन हो सकते हैं, जो आयरन पार्ट है उसमें. ठीक है. सो दीज हैव द वर्क ऑफ सप्लाइंग ऑक्सीजन टू द बॉडी. रेड ब्लड सेल्स, आई एम जस्ट
going, the function of red blood cell is it contains a pigment called hemoglobin. Hemoglobin, which is a red colored pigment which has the capacity to bind to oxygen. जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. कभी टाइम मिला तो आई टॉक अबाउट other things as well. Oxyhemoglobin supplies oxygen to the body cells. To accommodate this, RBC is not having nucleus, or we can say it is enucleated. And because it doesn't have a nucleus, इसका काम क्या है? ऑक्सीजन देना. It survives only for 120 days. इस RBC का जो लाइफ स्पैन है हमारी बॉडी में, if one RBC is formed today, it would be डेड आफ्टर 120 डेज. इसका काम खत्म हो जाएगा. ये स्प्लीन, हमारी बॉडी में एक स्प्लीन होता है, वहां जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इसका हीमोग्लोबिन जो होगा रिलीज हो जाएगा, वापस दूसरे आरबीसी बनाने के लिए काम आएगा. और बनने की बात नहीं है, हमारी बॉडी में अगर 3 मिलियन आरबीसी एवरी डे डेड होते हैं तो 4 मिलियन बन भी जाते हैं. और वेयर इज आरबीसी फॉर्म्ड? इन द लॉन्ग बोन्स ऑफ अवर बॉडी. लॉन्ग बोन्स जैसे आपका थाई बोन है, लॉन्ग जो भी बोन्स है वहां पे बनता है आरबीसी. सो नो नीड टू वरी. लाइफ स्पैन इज 120 डेज. और स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं ना, तो एक जनरल नॉलेज की चीज बताऊं, स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का मतलब है, दिस इज नॉट इन योर कोर्स बट आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. आरबीसी यहाँ खत्म हो जाते हैं. अब एक दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्प्लीन इज ऑल्सो टर्म्ड एज ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी. अब आप कहोगे एक तरफ तो ग्रेवयार्ड है, एक तरफ ब्लड बैंक. ये कैसे हो गया? ये ऐसे होता है कि जैसे ये कप फुल, स्प्लीन एक ऑर्गन है, इसके अंदर कुछ आरबीसी ऑलवेज फिल्ड रहते हैं, थोड़े समय में वो खत्म होने वाले, लेकिन जब तक खत्म नहीं होते वो स्टोर्ड है उसके अंदर. इन केस एट सर्टेन टाइम बॉडी में ऐसी कोई इंजरी हो जाती है, हैमरेज होता है जिसमें बहुत सारा ब्लड लॉस हो रहा है, तो ये स्प्लीन क्या करता है, बॉडी सब जगह मैसेजेस भेजती है और स्प्लीन क्या करता है, इन आरबीसीज को वापस ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है अपने अंदर से. तो थोड़ी देर के लिए ये आरबीसी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है इन इमरजेंसी सिचुएशंस ओनली. हाँ, नॉट जस्ट लाइक दैट. तो इसीलिए इसको जब हम इमरजेंसी होती है, पैसे की किसी को कमी आती है, तो बैंक में जाके लोन लेता है. इसीलिए ये जब इमरजेंसी में काम आते हैं, इसीलिए ब्लड बैंक भी बोलते हैं. लेकिन मेजर इसका वर्क, इट इज अ लिम्फॉइड टिश्यू, और इसका वर्क है आरबीसीज यहाँ खत्म भी होते हैं, इसीलिए कॉल्ड ग्रेवयार्ड. दिस वाज अदर देन दिस, एनसीईआरटी में ये नहीं पूछ सकते, बट जस्ट अ टाइप ऑफ जनरल थिंग विच यू शुड नो. सो वी वर टॉकिंग अबाउट आरबीसी. 120 डेज इनकी लाइफ स्पैन है. दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, दे आर इन्यूक्लिएटेड. They accommodate hemoglobin, which is a pigment which carries oxygen throughout the body, and इनका amount somewhere around 5.5 million RBCs in 1 cubic mm of blood. 1 cubic mm, इतने से ब्लड के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 1 cubic mm मिलीमीटर क्यूब के फॉर्म, अगर उसका 3 डायमेंशनल देखें तो इट इज 5.5 मिलियन RBCs. ठीक है, तो बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए to carry oxygen throughout the body. Now talking about WBCs, इनका major role है, they are called soldiers of our body. Soldiers हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं और WBC हमारी बॉडी की. So they are called soldiers. They fight against various kind of infections and they protect our body from various diseases. So they are called the soldiers of our body, army system of our body. और आप जानते हो, a little more detail, WBCs के न्यूक्लियस होता है और they are irregular in shape. Why? Because they have to squeeze out from capillaries sometimes. इधर उधर उनको मूव करना पड़ता है, तो they squeeze out of the capillaries in time of need, so they have a irregular shape. इनका काम है अटैक करना. और सारे हमारी आर्मी में आप जानते हैं एक ही टाइप का, एक ही इंसान थोड़ी होता, ओनली सोल्जर्स फाइटिंग. देयर आर मेजर्स, देयर आर लेफ्टिनेंट्स, देयर आर वेरियस कर्नल्स डूइंग डिफरेंट ड्यूटीज, है ना. तो हमारी WBC भी फॉर मेन तो इनका काम ये है, सोल्जर्स ऑफ अ बॉडी, प्रोटेक्ट अ बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, ये फंक्शन है.
ये तो आपको एनसीईआरटी के लिए याद करना है। बट अ लिटिल एडिशनल अगर मैं बताऊं तो डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप के होते हैं। दे आर ग्रैन्युलोसाइट एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। अब ये क्या हुआ, 2 कैटेगरीज हैं। अगर ये WBC है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो इनके साइटोप्लाज्म को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ऐसे ग्रैन्यूल्स नजर आते हैं, तो उनको हम ग्रैन्युलोसाइट बोलते हैं। कुछ WBC है, उनको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो उनका साइटोप्लाज्म ऐसे क्लियर नजर आता है, तो उसको हम ए ग्रैन्युलोसाइट बोलते हैं। 3 टाइप के ग्रैन्युलोसाइट है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। 3 टाइप के क्या है, ग्रैन्युलोसाइट्स। और 2 टाइप के ए ग्रैन्युलोसाइट है, मोनोसाइट, मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट WBC एंड लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स आर द स्मॉलेस्ट WBC। ये मैं आपको ऐसे ही एडिशनल बता रही हूँ। 5000 से 10,000 होता है 1 क्यूबिक mm में, और इनका अमाउंट रेस हो जाता है जब आपकी बॉडी कोई इन्फेक्शन फेस कर रही होती है। आपको ब्लड टेस्ट करवाने को बोलते हैं ना डॉक्टर, क्या क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे सी कि कहीं WBC का अमाउंट बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा है तो बैक्टीरियल या कोई ना कोई इन्फेक्शन है बॉडी में, तो वो और बड़े हैं आपके बॉडी में टू फाइट दैट इन्फेक्शन, दैट सो वो टेस्ट में वो पता चलता है। तो ये 5 टाइप के WBCs है, सभी अलग अलग रोल करते हैं। अब ये न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, आपको अगर कभी ओलंपियाड में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ए ग्रैन्युलोसाइट है कौन सा ग्रैन्युलोसाइट, तो याद करने की एक टेक्निक बताती हूँ। ये 5 नाम आप याद करना, जिस भी नाम के पीछे फिल है, PHIL, दैट इज नॉट एक्चुअली फिल्ड। आप इससे रिलेट कर सकते हो ना, फिल, फिल मतलब भरा हुआ, किससे भरा हुआ, ग्रैन्यूल से भरा हुआ। ये याद रखने की टेक्निक है। सो व्हिचएवर हैज फिल is a granulocyte. This is just memory technique. Basically इनके वर्क क्या है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये तो दोनों डायरेक्ट सोल्जर्स हैं, दे डायरेक्टली एनगल्फ। वायरस आया, उसको ऐसे एनगल्फ किया और किल कर दिया। ये जो इओसिनोफिल है, ये एलर्जिक कंडीशंस में राइज हो जाते हैं। न्यूट्रोफिल फेगोसाइटिक है, फेगोसाइटिक रिमेंबर आई टोल्ड यू, फेगोसाइटोसिस क्या है, एंगल्फ करना, फूड को लेना अंदर, तो बैक्टीरिया इनका फूड ही बन जाता है, लेके उसको किल कर देते हैं। दिस ऑल्सो इज फेगोसाइटिक, डायरेक्ट किलिंग। ठीक है, ये एलर्जी के केस में होता है। ये हमारी एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी वो है, अगर कोई भी एंटीजन फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में घुस गया है तो उसके खिलाफ आवर बॉडी प्रिपेयर्स certain defense systems which are called antibodies। जो फॉरेन चीज हमारी बॉडी में घुसी है उसको हम एंटीजन बोलते हैं, और जो हमारी बॉडी बनाती है उसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। एंड एंटीजेंस आर अटैक्ड बाय एंटीबॉडी, सब तरह से अटैक्ट होता है ना, तो फटाफट डिजीज खत्म होगी। तो एंटीबॉडीज उस वायरस को या बैक्टीरिया को किल करने में काम आती है। कभी मैं आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन लेटर ऑन बताऊंगी। Right now you should know just about the function. Lymphocytes produce antibodies, और basophils they release heparin. One is heparin क्या है, and histamine. हमारी बॉडी में जब एलर्जी होती है तो कई बार खुजली आ जाती है, कई बार रेडनेस होता है, that is due to a chemical histamine जो हमारे बेसोफिल रिलीज करते हैं, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है। What is that? A symptom कि यहाँ पे एलर्जी कुछ हो रहा है, वो केमिकल की वजह से होती है। और आप कभी एविल वगैरह एंटी एलर्जिक ड्रग्स लोगे ना, तो उसमें एंटी हिस्टामिनिक ड्रग भी लिखा होता है, कभी पढ़ो ध्यान से तो आपको पता चलेगा। और ये जो हिपेरिन है इसको ध्यान रखना, हिपेरिन इज अ एंटी कोआगुलेंट, एंटी मैं यहां लिखती हूं, हिपेरिन इज अ एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट किसको बोलेंगे, एंटी क्लॉटिंग। ये हिपेरिन हमारे बेसोफिल बनाते हैं और एंटी
क्लॉटिंग, हमारी ब्लड लिक्विड फॉर्म में रहता है ना हमारी बॉडी में, बाहर निकलते ही तो कैसे क्लॉट होना शुरू होता है, अगर ब्लड वेसल्स में से क्लॉट हो जाए तो मुश्किल हो जाए. सो दैट इट कीप्स इट इन द लिक्विड फेज बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ chemical called heparin which is produced by the basophil. Or histamine, it is present in allergies, indicator of allergies in our body. These are produced by basophils. ठीक है? So this was about WBCs. The names were, if you had not written, neutrophil, eosinophil, basophil. And why are they given these names? Basophil, basic stains लेता है ये. Eosinophil, acidic stain से dye होता है, stain होता है, color होता है. It is also called acidophil sometimes. And this is neutral to both. ठीक है? और A granulocyte थे, monocyte and lymphocyte. Both these are phagocytic, direct killing. This in case of allergy rise होता है, ये histamine, heparin secrete करता है. Lymphocyte antibody produce करता है to fight antigen. What are antigens? Foreign particles which enter our body. They are termed as antigens. उनको fight करने के लिए हमारी body antibodies बनाती है. And for our immune system there is an antigen antibody reaction जो हमको protect करती है from various diseases. ठीक है? So that much is clear. Now talking about third, that is platelets or thrombocytes. इनका काम है blood clotting. They help in blood clotting. और blood clotting में कई प्रोटीन्स काम आते हैं जैसे फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के. विटामिन के की कमी से कई बार बॉडी में हेमरेजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है? सो दिस इज अबाउट ब्लड सेल्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लिक्विड विच इज कॉल्ड लिम्फ. अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, लिम्फोसाइट इज वन टाइप ऑफ WBC, वो इसमें प्रेजेंट होता है. लिम्फ इज ऑल्सो लिक्विड बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स. हमारा ब्लड वेसल्स में होता है, आर्टरी, वेन, कैपिलरी में. लिम्फ सेल्स के बाहर होता है. अब मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज अगर दूं तो हमारी बॉडी में ऐसा होता है, दिस इज अ वेन जिसमें ब्लड है, दिस इज अ आर्टरी जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इनका दोनों का कनेक्शन जो होता है ना, दैट इज बाय वेरियस स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स which are like this, which are called the capillaries. ठीक है? ये capillaries है. यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसके पीछे सेल्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं, ऑक्सीजन चला जाता है सेल्स के अंदर, तो वही ब्लड डीऑक्सीजनेट होता है, फिर वापस हार्ट को जाता है. सो फ्रॉम हार्ट इट कम्स, और ऐसे हर जगह होता है. देखो लाइक दिस इन द बॉडी. नेटवर्क है, बहुत ज्यादा नेटवर्क है, लाइक दिस. यहाँ पे ऐसे कैपिलरीज होंगी लाइक दिस. समझ रहे हो? दिस कैपिलरीज अगेन वुड बी गोइंग टू वेन्स कनेक्शन. तो दिस, ये सेल्स को ब्लड दिया, ऑक्सीजन दिया, सॉरी, इट गॉट डीऑक्सीजनेटेड एंड गॉट कनेक्टेड टू अ वेन लाइक दिस. हमारी बॉडी में नेटवर्क है. व्हाट आर कैपिलरीज? ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स आपने सुनी होगी. आर्टरीज, वेन्स, दे आर कनेक्टेड, दे आर थिक वॉल्ड. तो हमारी बॉडी सेल्स को थिक वॉल्ड सेल्स में से ब्लड नहीं जा सकता, सॉरी ऑक्सीजन, ग्लूकोज नहीं जा सकता. सो थिन वॉल्स होती है कैपिलरी की, उसमें से ऑक्सीजन वगैरह डिलीवर होता है. ठीक है? तो ब्लड तो इसी सिस्टम में फ्लो करता है, तो हमारी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है. लेकिन जब मान लो ये आरबीसी यहाँ पे आया ऑक्सीजन लेके, इसने ऑक्सीजन पीछे के सेल्स को दे दिया, पीछे के सेल्स को दे दिया, इट बिकेम डीऑक्सीजनेटेड एंड वेंट बैक. ठीक है? ये तो हो गया. जब ये ऑक्सीजन दे रहा होता सेल को या फिर ये ग्लूकोज दे रहा होता सेल को, व्हाट हैपेंस, द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, जो मैंने बताया था ना लिक्विड पोर्शन, कैपिलरी बिल्कुल थिन है, तो उसमें से क्या होता है, लिटिल बिट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, इट कम्स
out of the capillaries. और वो कहाँ पे हो जाएगा? It would be located in between these cells. थोड़ा बहुत ये रह जा, काफी बाहर आ गया तो थोड़ा अंदर भी चला जाता है काफी, but little bit remains between the cells. So that liquid which is remaining between the cells is called ECF, extracellular fluid. और जब ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मैच्योर हो जाता है तो इसको लिम्फ टर्म दे देते हैं. इट इज लिम्फ, इट कंटेन्स लिम्फोसाइट. ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड डायरेक्टली ब्लड में से आया, अभी लिम्फोसाइट नहीं है इसमें. लिम्फोसाइट जब इसमें ऐड हो जाते हैं, लिम्फोसाइट्स आर अ टाइप ऑफ WBC, तो इसको हम लिम्फ नाम देते हैं. इट बेट्स द सेल्स और इसमें लिम्फोसाइट होते हैं. लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाते हैं. इन अ वे इट हेल्प्स व्हाट? इम्यूनिटी. सो लिम्फोसाइट ऑल्सो हैव वन रोल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, और वो क्योंकि इस लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं विच इज सराउंडिंग द सेल्स, इट इज कॉल्ड अ हेल्प इन द इम्यून सिस्टम. तो लिम्फ का क्या काम है? WBC होते हैं इसलिए हमारी बॉडी को के सेल्स के बीच में भी प्रोटेक्शन का काम करता है. ठीक है, तो ये जो लिक्विड बीच में रह गया इट इज लिम्फ. और देखो किस में से बना? ब्लड के लिक्विड में से ही बना है ना. और अब आप सोचो यहाँ पे ये पड़ा रहता, मान लो यहीं पे पड़ा रहता, तो इसमें तो कभी ना कभी एक्सक्रीटरी वेस्ट भी इकट्ठा हो जाता, तो बॉडी ऐसे तो रख नहीं सकती. सो इट ऑल्सो नीड्स टू बी फिल्टर्ड. तो इसको फिल्टर करने के लिए हमारी बॉडी में ऐसी ब्लाइंड कैपिलरीज होती हैं. ये देखो जैसे ब्लड कैपिलरीज है ना, तो ये जैसे यहाँ पे है पूरा नेटवर्क ऑफ व्हाट? कैपिलरीज लाइक दिस. पूरी बॉडी में इस टाइप की कैपिलरीज होती हैं, थिन कैपिलरीज, जिनको लिम्फ कैपिलरीज बोलते हैं. तो ये जो लिक्विड है ना बीच का, यहाँ का, इसको पुल करके, इनका क्या काम है? सी आई एम रबिंग दिस पीछे से सो दैट यू विल अंडरस्टैंड लाइक दिस. ये जो लिम्फ कैपिलरीज है, व्हाट डू दीज लिम्फ कैपिलरीज डू? दे टेक अप दिस लिक्विड डायरेक्टली और फिर वापस इसको हमारी नेक में कुछ वेन्स होती हैं सबक्ले में, उस वेन में डाल देते हैं, तो वो वापस फ्लो करना चाहता हो जाता है ब्लड के साथ. और जब ब्लड फिल्टर होता है तो वो किडनी में साथ साथ वो भी फिल्टर हो जाता है. जब तक ये गया है ऑब्वियसली थोड़ा बहुत और बन जाता है. तो इट इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स एंड इट कंटेन. और देखो ये कैपिलरीज क्या है? जैसे मान लो ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी है, तो बीच में ऐसे एरियाज होते हैं जिनको लिम्फ नोड बोलेंगे. और लिम्फ नोड के अंदर इनमें क्या ऐड होते हैं? लिम्फोसाइट. तो ये लिम्फ कंटेन्स लिम्फोसाइट्स विच हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी. तो दिस, इसको ड्रेनेज ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज है. ये क्या, हमारी ये कैपिलरीज दोनों तरफ से बंद है, ये एक एंड से खुली होती है ब्लड में हर जगह, फिर ड्रेन करती है. इनमें सिर्फ ब्लड ऊपर की ओर मूव करता है. ठीक है, तो ये तो एडिशनल है. आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है? लिम्फ इज अ वैस्कुलर टिश्यू, अ टाइप ऑफ liquid present in the blood which is around the, a type of liquid which is present in the body around the cells. तो कई बार क्या कहते हैं? it bathes the cells, around the cells होता है, and it has lymphocytes, WBCs, so it is helpful in maintaining the immunity. It fights infections in our body. और जैसे टॉन्सिल्स, वो भी एक लिम्फोइड ऑर्गन है. ये लिम्फ नोड्स होते हैं ना, आगे चल के ये कुछ लिम्फ ऑर्गन्स भी होते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स, जिनके अंदर लिम्फ इकट्ठा रहता है. WBC इसमें ऐड होते रहते हैं जो. तो हमारे टॉन्सिल्स है, वो जो स्प्लीन मैंने कहा था, वो सारे पेयर पैचेस होते हैं और लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं. सो लिम्फोइड ऑर्गन्स हेल्प इन मेंटेनिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. ठीक है, अपेंडिसाइटिस भी, अपेंडिक्स भी, नॉट अपेंडिसाइटिस, दैट इज अ डिजीज, अपेंडिक्स ऑल्सो लिम्फोइड ऑर्गन, जहाँ पे इम्यून सिस्टम में थोड़ा रोल आ सकता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट लिम्फ, द सेकेंड लिक्विड इन द बॉडी विच ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटेक्शन. इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्लड, गोज बैक टू द ब्लड. बीच में जो लिक्विड रह गया दैट इज ECF, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, विच हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी. सो I said we would be talking about bones and cartilages, but I think थोड़ा सा लंबा हो जाएगा. You would need to study this, make notes. In the next lecture we would talk about bone and cartilage, that is the skeletal tissue. Today we talked about vascular connective tissue. Bone and cartilage के बारे में अपन next time पढ़ेंगे along with connective tissue proper.
टिल देन प्लीज स्टडी. इसके रोल्स बहुत आते हैं स्कूल एग्जाम्स में, ठीक है. सो प्लीज स्टडी वेल. कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ ही सकते हैं. सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर. थैंक यू.